नमस्कार, मैं बी शामराव आपको आज एक हेल्थ सेक्टर के लिए हमारे साथ अपने मुंबई और ठाणे के नामांकित डॉक्टर डॉक्टर धुरंधर कटके, जो एमडी फिजिशियन है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है और आईसीयू में एक कोरोना काल में बहुत अच्छा तरह से उन्होंने अपना योगदान दिया है, वो हमें अच्छी तरह से गाइड करेंगे और उनका मार्गदर्शन लेने के लिए उत्सुक है। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, हम हमसे जानना चाहते हैं कि अभी कोरोना काल में जैसे कोरोना आया तो हम लोग को कोरोना हो गया ये कैसे पता चलता है? कोरोना के लक्षण से ही तुमको पता चलता है कि तुमको कोरोना है कि नहीं है। उसके प्राथमिक लक्षण ये हैं कि तुमको बुखार आना और खांसी होना, सर्दी होना, ये उसके कॉमन लक्षण हैं। और उसके बाद आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेके कोरोना के लिए जो टेस्ट है वो टेस्ट करने होंगे, तो ही आपको पता चलेगा मुझे कोरोना है कि नहीं है। अभी जो बारिश आने वाली है और कोरोना भी चालू है, तो बाकी के साथी के रोगों के सिवाय कोरोना के साथ हम लोग कैसे लड़ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी हमें। अभी बारिश का सीज़न चालू हो गया है और बारिश के सीज़न के साथ बारिश के साथ बाकी के 7 रोग भी आते हैं, जो हम लोग उनको 7 रोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी फैलते हैं। 7 रोग में नॉर्मली कॉमन इन्फेक्शंस है, वायरल इन्फेक्शंस है, मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, बाद में पीलिया या जॉन्डिस है, गैस्ट्रोएंटेरिटिस मतलब जुलाब का बीमारी है, और लेप्टोस्पायरा है जो कि एक बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी है। तो ये सब 7 रोग हम लोग बोलते हैं, ये बारिश के साथ ही आते हैं। और कोरोना अभी कोरोना से भी हमको लड़ना है और ये 7 रोगों से भी हम लोग को लड़ना है। तो अभी हम लड़ना मतलब क्या करना है कि हम लोग को उसके लिए खुद को ये रोगों से बचने के लिए कुछ चीज़ें करने की या अमल उनके ऊपर करने की आवश्यकता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि तुम्हारे आसपास का एरिया या तुम्हारा घर, जिसकी शुरुआत तुम्हारे घर से होती है, और तुम्हारा आसपास का परिसर, आप जिधर रहते हो वो एरिया, वो एरिया क्लीन और हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर किधर कचरा वगैरह जमा हो रहा है या पानी जमा होने की आशंका है, तो उसके लिए आप तुरंत कुछ इंतज़ाम कर सकते हो क्लीनलीनेस रखने के लिए। दूसरी सबसे ज़रूरी है कि घर में अगर कुछ पुराने बर्तन रहेंगे या तुम्हारे घर में प्लांट्स है, तो उसके नीचे अगर पानी जमा हो रहा है तो वो रेगुलर इंटरवल में क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसमें मच्छर अपने अंडे दे ना सके और मलेरिया का हम लोग प्रादुर्भाव रोक सकते हैं। और रही कोरोना की बात, कोरोना के लिए तो हम लोग को जो सोशल डिस्टेंसिंग करना है, भीड़ की जगह पे जाते टाइम मास्क पहनना है, बार बार हाथ धोना है, और बाहर ज़्यादा जहाँ पे भीड़ भाड़ की जगह है वो जितनी हो सकते उतनी कोशिश करनी कि ऐसे भीड़ भाड़ जगह पे आप खुद को जाने से बचाएं। अगर ज़रूरत हो तो ही ऐसी भीड़ भाड़ की जगह पे जा सकते हो, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप भीड़ भाड़ की जगह से दूर रहो। सर, अभी जो कोरोना चालू है, कोरोना का वैक्सीन थोड़ा हमारे देश में बहुत स्लो चालू है, तो वैक्सीन्स के जो लेते हैं तो उससे फ़ायदा और लोगों को थोड़ा मन में भ्रम है, उसके बारे में थोड़ा आप जानकारी देंगे तो हमारे अच्छा लगेगा सर। ये सब पब्लिक के सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, तो आप प्लीज़ उसका मार्गदर्शन बराबर, करें। ये सवाल बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये कोरोना के लिए अभी के डेट में या आज के तारीख में अगर कोई प्रभाव कोरोना से बचने के लिए सबसे अगर ज़रूरी चीज़ है, या हमारे पास एक ही ब्रह्मास्त्र है जो है वैक्सीनेशन। अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग कोरोना से काफ़ी हद तक विजय प्राप्त कर सकते हैं, या हम लोग खुद की जान बचा सकते हैं। तो मन में कुछ भी संभ्रम या कुछ भी शंका रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ वो क्राइटेरिया में वैक्सीन लेने के आते हो तो आपने ज़रूर वैक्सीन लेना ही चाहिए। सर, अभी जैसे पहले मेडिकल फील्ड फ्रंट वर्कर्स को वैक्सीनेशन दे दिए, उसके बाद में अबाव 45 को वैक्सीन दे दिए, अभी 18 से 44 को देने वाले हैं। तो बच्चों लोगों को अभी जैसे थर्ड वेव्स आने का सोच रहे हैं, उसके बारे में कैसे आप कैसा देख रहे हैं उसके लिए? नहीं, थर्ड वेव में अभी बच्चे लोग, अब तक स्कूल्स बंद थे,
मॉल्स बंद थे, प्लेइंग एरियाज बंद थे, स्विमिंग पूल्स बंद थे और भीड़भाड़ के एरिया बंद थे, ट्रैवलिंग बंद था, ट्रांसपोर्टेशन बंद था। तो इसके वजह से बच्चे लोग अब तक ये बीमारी से प्रभावित हुए नहीं हैं, बल्कि एडल्ट लोग अब तक अबव 30 या 45, जो हम लोग बोलते हैं कि वर्किंग क्लास ऑफ पीपल, वो एक्सपोज हुए थे ये इन्फेक्शन के, क्योंकि वो लोग बाहर जाते थे इसलिए वो एक्सपोज हुए हैं। बच्चे लोग अब तक घर पे ही हैं, तो इसलिए वो लोग अब तक ये कोरोना से बच पाए हैं। मगर डाउन द टाइम कोरोना उनको संक्रमित करने वाला ही है, और इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि जो तीसरा वेव आएगा, तीसरी लहर आएगी, तो वो बच्चे लोगों को ज़्यादा करके प्रभावित करने की आशंका है। सर अभी जो ब्लैक फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस है, जो अभी सोसाइटी में बताया जाता है, वो क्या बीमारी है और वो कैसे, उससे कैसे बचा जा सकता है? ब्लैक फंगस एक्चुअली जो नई बीमारी नहीं है, वो बीमारी बहुत पहले से ही है। वो एक्चुअली इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन, मगर वो बहुत डेंजरस किस्म की जानलेवा बीमारी हो सकती है, क्योंकि उसको काफ़ी डिस्ट्रक्टिव बीमारी है और काफ़ी फास्ट बॉडी के अंदर काफ़ी फास्ट स्प्रेडिंग होती है। और ये बीमारी हम लोग जब भी देखते थे पहले के टाइम पे, तो तभी ये बीमारी उन्हीं लोगों को होती थी जिनकी प्रतिकार शक्ति बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, जैसे कि एड्स के पेशेंट हो, डायलिसिस के पेशेंट हो, जिनके शुगर कंट्रोल नहीं है ऐसे पेशेंट्स हो, कैंसर के पेशेंट्स हो, ऐसे लोगों में ये ज़्यादातर बीमारी देखी जाती थी। मगर अभी कोरोना के टाइम में तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम है या तुम्हारी प्रतिकार शक्ति है, वो काफ़ी हद तक डैमेज करता है। इसलिए तुम्हारी बॉडी ये इन्फेक्शन, म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस तुम्हारे बॉडी में एंट्री कर सकता है। और वो अगर एंट्री कर दिया, और प्लस हम लोग जो स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, कुछ दवाई यूज़ करते हैं, उसके वजह से भी ब्लैक फंगस, या ऑक्सीजन है उसके वजह से भी ये ब्लैक फंगस स्प्रेड हो सकता है। सर लास्ट के हमारे मीटिंग में, जूम मीटिंग में, आपने कोविड-19 के बारे में, उसका बाइफरकेशन और वो कोविड-19 का बीमारी के बारे में थोड़ा हमको गाइड किया था, उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। कि कोरोना हमारे प्रकृति में लाखों वायरसेस है। जो कुछ कुछ वायरसेस प्राणियों में पाए जाते हैं, कुछ कुछ वायरसेस प्राणियों से इंसान में आते हैं, और कुछ कुछ वायरसेस इंसान से इंसान में ट्रांसमिट होते हैं। तो हर एक वायरस का नाम दिया गया है, और वो नाम इसलिए कि हर एक वायरस के एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उसके हिसाब से उनका नामकरण किया जाता है। तो जैसे कि कोरोना का मतलब होता है तुम्हारे सर का ताज। ताज मतलब ताज के लिए उसको कोरोना बोलते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में हम लोग उसको कोरोना बोलते हैं। तो ये नाम कैसे आया है कि जब भी कोरोना का जो स्पाइक्स रहते हैं, कोरोना का एक राउंड बॉडी स्ट्रक्चर है वायरस का, और उसके ऊपर कुछ स्पाइक्स रहते हैं, कांटे जैसे चीज़ें रहती है, जो तुम्हारे ताज में जैसे कांटे होते हैं उसी तरह दिखते हैं, इसलिए उसका नाम कोरोना रखा गया है। और कोविड-19 ये जो नाम आया है वो एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज़, इसलिए उन्होंने COVID ऐसा करके उन्होंने शॉर्ट फॉर्म रखा है। 2019 में वो पाया गया इंसानों में, इसलिए उसका नामकरण कोविड-19 किया है। सर इसके बारे में, जब कोविड आदमी को होता है, तब अभी पहले वेव से ज़्यादा सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा लोग एक्सपायर हुए, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? एक्चुअली ये बेसिकली नंबर गेम है। नंबर गेम मतलब जितने ज़्यादा लोग वो संक्रमित होंगे, उतनी ज़्यादा डेथ होने वाली है। पहले वेव्स में जो वेव ऑफ जिस हिसाब से, जिस गति से ट्रांसमिशन हो रहा था, उससे कई गुना ज़्यादा ये सेकंड वेव में ट्रांसमिशन हुआ है। पहले वेव्स में अगर आप देखेंगे, याद करेंगे, तो हर दिन 1,000 या 2,000 से बढ़ रहे थे। इस टाइम वो थाउजेंड्स में बढ़ने लगे, 10,000 20,000 से लैक्स में वो अमाउंट गया था। तो जितने लोग प्रभावित होंगे उसके परसेंटेज में लोग उसके मॉर्टेलिटी रेट उसके ऊपर ही रहने वाला है। तो यही कारण है कि ये टाइम पे ज़्यादा लोगों को मौत क्यों हुई, क्योंकि नंबर भी ज़्यादा थे इसलिए। और दूसरा एक कारण हो सकता है कि इसके ऊपर अभी रिसर्च चालू है, तो ये टाइम का वायरस जो है वो पहले वायरस से ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो ज़्यादा स्पीड से एक संक्रमित हो रहा था, इसलिए ज़्यादा लोग एक शॉर्ट स्पैन में प्रभावित हो गए, और उसके प्रोपोर्शन में उतने ज़्यादा लोग उसके शिकार भी हो गए।
सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था, मैं वापस से एक बार आपको पूछता हूँ कि लोग काढ़ा पीते हैं या फिर स्टीम लेते हैं, गर्म पानी पीते हैं, उससे लोगों को मेंटली लगता है हम ठीक है, हमको कुछ होगा नहीं। इसके बारे में आपके मन में क्या राय है? एक्चुअली काढ़ा पीना तो इसके तो मैं सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि जो चीज़ तुम डेली कर रहे हो वो करना ठीक है। काढ़ा पीना या गर्म पानी पीना ये कुछ उसका हल नहीं है कोरोना से। हम गार्गल या गुरारा करना डेफिनेटली हल है, थोड़ा सा पानी लेके, मगर वो गर्म पानी या काढ़ा, गर्म काढ़ा वो शरीर के अंदर लेना, ये काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं है तुम्हारे हेल्थ के दृष्टिकोण से। तो आपको अगर कुछ लेना है तो गर्म चाय ले सकते हो, गर्म दूध ले सकते हो, गर्म सूप ले सकते हो, अगर आपको कुछ गर्म चीज़ पीनी ही है तो। काढ़े से दो तीन चीज़ें हो सकती है कि तुम्हारा जो नॉर्मल इंटेस्टाइन का म्यूकोजा का फ्लोरा, तुम्हारे जो फूड पाइप रहता है उसका जो कोटिंग रहता है, ये ज़्यादा गर्मी के कारण डिस्टर्ब हो सकता है। और काढ़े के जो केमिकल्स है या जो आयुर्वेदिक तत्व है उससे भी कभी, क्योंकि हम लोग रोज़ लेते नहीं है, सडनली अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर डिफाइन किया रहेगा तो बात अलग है। मगर कोई 2 चम्मच डालेगा, कोई 1 चम्मच डालेगा, कोई आधा चम्मच डालेगा, तो इट इज़ डेंजरस। कोई भी नेचुरल चीज़ रहेगी तो भी अगर वो तुम एक क्षमता के हिसाब से लोगे तो ठीक है, अगर क्षमता से ज़्यादा लोगे तो तुमको वो नुकसान देने वाली ही है। तो इसीलिए मैं हर एक को बोलता हूँ, मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं या लोग हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ काढ़ा मत लो। आपको अगर कुछ लेना है तो गुरारा करो, बिटाडिन डाल के या नमक डाल के, हल्दी डाल के उसका पानी से गुरारा किया करो। गर्म चीज़ें का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। ये आप करेंगे तो अच्छी बात है। रही बात स्टीम, स्टीम के भी मैं पहले से ही खिलाफ हूँ। अभी तो बहुत सारे डॉक्टर्स आए, उनके पेपर्स वगैरह भी, रिसर्च भी पब्लिश हो रहे हैं कि स्टीम म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के लिए भी स्टीम जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि वो भी तुम्हारा जो नाक का जो प्रोटेक्शन लेयर रहता है वो डिस्टर्ब करता है, जो कि अननेसेसरी गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा अगर हीट तुम लोगे अंदर तो वो तुम्हारा प्रोटेक्शन डिस्टर्ब कर सकता है, उसके वजह से फंगस अंदर एंट्री कर सकता है। सो प्रोटेक्शन लेयर मेंटेन करने के लिए अगर आप ज़रूरी है तो उसके लिए काढ़ा और स्टिक मत लो। धन्यवाद सर। सर दूसरा, जैसे अभी विटामिन सी और लिमसी खुद पेशेंट्स खुद ही लेते हैं, उसके लिए कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है उसका? नहीं, विटामिन आप सेवन कर सकते हो अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, आपके एज के हिसाब से और आपके डोसेज के हिसाब से अगर आप ले रहे हो तो आपको उसका कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होगा नहीं। अल्टीमेटली दे आर विटामिन, तो दे आर गोइंग टू इंक्रीज आपका इम्यूनिटी या प्रतिकार शक्ति आपको बढ़ाएंगे। उससे कुछ आपको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस नहीं है। हाँ, डेफिनेटली बाकी जो चीज़ें हैं, विटामिन है, जिंक है, वो प्रमाणित डॉक्टर से प्रमाणित डोसेज में लेंगे तो उससे कुछ भी आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। सर दूसरा एक सवाल आया था, जैसे कोविड के बाद की या फिर कोविड डिस्चार्ज होने के बाद में हम लोग योगा वगैरह कर सकते हैं क्या, या हेल्थ एक्सरसाइज कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली माइल्ड केसेस में तो हम लोग बोलते हैं कि तुम ड्यूरिंग इलनेस भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, रिकवरी के बाद भी कर सकते हो। मगर अगर तुम्हारा मॉडरेट टू सीवियर डिसीज रहेगा तो यू हैव टू वेट, आपको 3 से 6 महीना रुकना चाहिए। और रूटीन वॉकिंग वगैरह आप कर सकते हो, प्राणायाम वगैरह कर सकते हो, बेसिक योगा वगैरह आप कर सकते हो, मगर ज़्यादा एक्सर्शन, साइकिलिंग, स्विमिंग, वेट ट्रेनिंग ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा। सर कोविड के बाद में हम कितना दिन के बाद वैक्सीन ले सकते हैं? अभी तो गवर्नमेंट ने बोला है कि कोविड का फुल रिकवरी होने के 3 महीने के बाद आप वैक्सीन ले सकते हो। सर अभी जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आप हमारा गुड हेल्थ रखने के लिए, जैसे अभी मैंने पहले ही बताया था बारिश का सीज़न चालू है, थर्ड वेव आने का चांसेस है, स्कूल ओपन होने का चांसेस है, अनलॉक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो बच्चे लोग और साथ में बड़े लोगों को हेल्थ टिप्स कुछ देना चाहोगे क्या? बराबर है। एक्चुअली मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, जे हॉस्पिटल, जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से हुआ है। तो हमारा जो स्लोगन था जे का, या जे का जो वृद्ध वाक्य बोलते हैं हम लोग, ये था कि मेन सैना इन कॉर्पोर सैना। उसका मतलब ही ये होता है कि तुम्हारा हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। तो हेल्थ का अगर, तो आप हेल्दी बॉडी रहेगा तो ही आपके शरीर के अंदर आपका माइंड जो है वो भी, आपका थॉट प्रोसेस है वो भी हेल्दी रहने वाला है। तो अभी हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे कोरोना काल में तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ शुरुआत में ही
कि आपको बार बार हाथ आपके हैंड वॉशिंग करने पड़ेंगे, भीड़ भाड़ के एरिया ज़रूरत न होने पर जाना, भीड़ भाड़ के जगह पे आपको टालना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मास्क का परिधान करना पड़ेगा। चौथी बात, बार बार आपको सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लीनलीनेस इन द हाउस, एंड आपका जो एरिया है उसके आसपास का आपको एरिया क्लीन रखना ही पड़ेगा। और दलाई लामा ने भी बोला है, दलाई लामा साहब ने भी बोला है कि हैप्पीनेस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हेल्थ। तो ये भी आपको, आप तभी खुश रह पाओगे जब भी आप हेल्दी रहोगे। तो हेल्दी रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आज के ज़माने में इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग एसेट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, हेल्थ को दूसरा इम्पोर्टेंस हमेशा हम लोग निगलेक्ट करते हैं। तो यही टाइम है कि हम लोग हेल्थ को प्राइमरी इम्पोर्टेंस दो, और बाकी की चीज़ों को हम लोग थोड़ा देर के बाद में सोच सकते हैं उसके बारे में। धन्यवाद सर। जैसे हम लोग ने देखा कि डॉक्टर धुरंधर कटके जो एमडी फिजिशियन है, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से सवाल के जवाब दिए और हमें कुछ टिप्स भी दिए। उसके ऊपर गौर करेंगे और हम हेल्दी रहेंगे। बारिश के टाइम पे हम लोग कैसे बचेंगे, इसके बारे में भी अच्छी तरह से बात किया सर ने। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत।